आप सभी को होली मुबारक हो और बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पर क्वालिटी एजुकेशन के। मैं अजय शर्मा हिंदी अध्यापक आपके सामने मौजूद हूँ। कुछ उलझने या कुछ समस्याओं को लेकर और उनके समाधान के लिए, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि मैंने अध्ययन किया और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियों से मिला और उनसे पूछा कि भाई तुमको, जैसे उपसर्ग मैंने टॉपिक लिया, कि उस टॉपिक में आपको क्या परेशानी आ रही है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये परेशानियां इस टॉपिक में हमारे सामने आ रही हैं, तो मैंने लिख ली। तो हर टॉपिक से मैंने परेशानियां लिख ली कि ये उलझने, ये समस्याएं एक सामान्य अभ्यर्थी के सामने आती हैं और इन पर अगर क्यों ना अपन कक्षा लें, इन को लेकर के जो भ्रम है उसको अगर दूर करें तो कितना बेहतर होगा। इसलिए मैं आपके सामने आ गया। तो आज हम बिल्कुल चलते हैं। देखो, मैं आपको बताऊंगा उपसर्ग। सबसे पहला जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूं, तो मैं उपसर्ग प्रकरण पर बात करूंगा। उपसर्ग पर, उपसर्ग। उपसर्ग के बारे में आज मैं क्या करूंगा, बात करूंगा, है ना। कि उपसर्ग में देखो सामान्य रूप से कहाँ कहाँ परेशानियां आती हैं और उनके बारे में हम बात करेंगे। जो पहला हमारा सवाल था, वो सवाल था प्रोज्वल शब्द से लेकर। प्रोज्वल, किसी का सवाल था कि प्रोज्वल को शुद्ध कैसे लिखें, और प्रोज्वल अकेला ही नहीं है, इस प्रकार के तीन शब्द हैं। उज्ज्वल शब्द है और प्रज्वल शब्द है। एक तो है उज्ज्वल और एक शब्द है प्रज्वल। इनको कैसे देखें, इनमें कौन सा उपसर्ग है, क्या है, ये शब्द शुद्धि के आधार पर इन तीनों शब्दों को कैसे देखें। तो देखो, बात करते हैं, बिल्कुल गंभीरता से समझना। सबसे पहले आपको एक शब्द ले लेना है, ज्वल। कौन सा शब्द ले लिया? ज्वल। अब इस जो ज्वल है, इसमें आधा जय है। आपने देख लिया कि इसमें जय कौन सा है, आधा जय है, ज्वल शब्द है। अब इस ज्वल में आपने सबसे पहले उपसर्ग लगा लिया, वो लगा लिया आपने उत। ठीक है, तो एक उपसर्ग तो इसमें कौन सा लग सकता है? उत। इसमें एक उपसर्ग लग सकता है प्र, और इसमें एक उपसर्ग, इधर मैं बात करूंगा, एक उपसर्ग लग सकता है प्र और उत दोनों मिलाकर। ठीक है, तो इस प्रकार से तो मूल शब्द क्या हो गया? ज्वल। और ज्वल के बाद तीन प्रकार के हो गए, प्र, उत और प्रधन उत। अब देखो शब्द क्या क्या बनेंगे। प्र और ज्वल को मिलाएंगे तो शब्द तैयार होगा प्रज्वल। प्र और ज्वल को मिलाएंगे तो शब्द कौन सा तैयार होगा? प्रज्वल शब्द तैयार होगा। अर्थात एक तो प्रज्वल शब्द शुद्ध है। दूसरा, जब उत और ज्वल को मिलाएंगे तो तय के बाद अगर जय आता है तो तय खुद भी किस में बदल जाएगा भाई? हलंत जय में बदल जाएगा, और शब्द बन जाएगा दूसरा, जो शुद्ध बनेगा उज्ज्वल। ये दूसरा शब्द बनकर तैयार हो गया। और अगर प्रे और उत दोनों उपसर्गों के साथ ज्वल शब्द को रखेंगे तो सबसे पहले तो यही देखो कि प्रे और उत मिलकर के बन गए प्रोत। गुण संधि के कारण प्रे और उत मिलकर क्या बन गए? प्रोत। अब ये जब प्रोत, इस हलंत तय के बाद जब जय जाएगा तो ये हलंत तय भी किस में परिवर्तित हो जाएगा? हलंत जय में। और तीसरा शब्द बन गया प्रोज, ज्वल। ठीक है भाई। अब देखो आपके सामने तीनों शब्द आ गए। प्रज्वल शब्द की मैंने बात की, तो प्रज्वल में मूल शब्द क्या है, मुझे ईमानदारी से बताओ। मूल शब्द है ज्वल। उज्ज्वल में मूल शब्द है ज्वल और प्रोज्वल में मूल शब्द है ज्वल। अब इसके बाद तो केवल प्र बच रहा है, इसके बाद उत बच रहा है, और इसके बाद प्रोत बच रहा है। प्रोत का मतलब प्रधन उत। ये आपकी पहली समस्या क्लियर होगी। ये तीन प्रकार के शब्द हैं, इनमें मैंने उपसर्ग भी बता दिया और ये तीनों शुद्ध शब्द हैं, ये ध्यान रखना। अब चलते हैं अगले समस्या पर, अगले प्रश्न पर। ठीक है, अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताओगे किसी भी कंडीशन में, जैसे
की मैंने पिछली कक्षा में बात की थी, समाज से संबंधित मैं समस्याओं को लेकर के आया था, मैंने टॉपिक पढ़ाया था। आज मैं आपको हर टॉपिक से संबंधित समस्याएं, हर 15-15 प्रश्न या 15-15 या 60-60 समस्या हर टॉपिक से या कुछ इस तरीके से लेकर के आ रहा हूं। देखो आगे चलो, अगला क्या है, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है भैया कि उत और उद का भ्रम। उत या उद का भ्रम, उत या उद का भ्रम। देखो भाई, ये दोनों उपसर्ग हैं, ये दोनों क्या है? उपसर्ग है। ये भी उपसर्ग है, उत भी उपसर्ग है और उद भी उपसर्ग माना है, और इन दोनों को ऑब्लिक के माध्यम से नव्य व्याकरण ने व्यक्त किया है। या अर्थात उत और उद एक ही है, लेकिन कहीं ना कहीं सूक्ष्म अंतर है। कहां पर तो हम उत उपसर्ग मानेंगे, क्योंकि वो प्रश्न देने लगे, आरपीएससी प्रश्न देती है कि हमें बताइए 4 शब्दों में से किस में उत उपसर्ग नहीं है, हमें बताइए चारों विकल्पों में से किस में उद ऑप्शन नहीं है या उद उपसर्ग नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे सामने जब दिक्कतें आती हैं तो हमें इस बात का पता लग जाना चाहिए कि कहां तो उत का प्रयोग होता है, कहां उद का प्रयोग होगा। सुनो, बहुत गंभीर बात है। अगर उत दिखाई देता है, अगर उत दिखाई देता है तब तो उसमें उद उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? उद। ध्यान से समझना। और अगर उद दिखाई दे, दिखाई देता है तो उसमें है उत उपसर्ग। ये आपकी हो गई समस्या का समाधान। आपकी समस्या का समाधान हो गया। मैं शब्दों के माध्यम से आपको बताऊंगा। देखो, उत्पत्ति, उत्पीड़न, उत्कंठ। उत्पत्ति, उत्पीड़न, उत्कंठ, उत्कर्ष, उद्गम, उत्प्रेरण, उद्योग। उत्पन्न, उदय, उल्लेख, उद्गार। उत्पन्न, उदय, उल्लेख, उद्धार, उत्क्रम, ये शब्द हो गए। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि इन शब्दों में किस में तो उत उपसर्ग है और किस में उद उपसर्ग है। अब उत उपसर्ग आप किस में मानोगे? जिसमें शुरू में उत दिख रहा है उसको आप उत मान लोगे, लेकिन नहीं, जो जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, उसके जस्ट विपरीत है, बिल्कुल विपरीत है। देखो कैसे है, ध्यान से समझना। इसमें उद दिख रहा है अर्थात इसमें उत उपसर्ग है, इसमें उत दिख रहा है अर्थात इसमें उद उपसर्ग है, इसमें उत दिख रहा है अर्थात इसमें उद उपसर्ग है, इसमें उत दिख रहा है अर्थात इसमें उद उपसर्ग है, इसमें उत दिख रहा है अर्थात इसमें उद उपसर्ग है, इसमें उत दिख रहा है अर्थात इसमें उद उपसर्ग है, इसमें उद दिखा इसका मतलब इसमें है उत, इसमें हो जाएगा उद, इसमें हो जाएगा उत। उल्लेख, अब उल्लेख में आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर संधि आपने पढ़ी हो तो शब्द बनता है उत धन लेख, व्यंजन संधि का है अर्थात इसमें तो कौन सा है? उत है। कई कई शब्द संधियों से भी आपको समझ में आएंगे। उद्धार, इसमें उत उपसर्ग है क्योंकि शुरू में दिखाई दे रहा है हमें उद, और उत्क्रम इसमें उद है क्योंकि दिखाई क्या दे रहा है? उत। चीजें समझ में आ गई? ये है, ये आपके दूसरे नंबर की क्या थी? शिकायत थी। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, ये आपके दूसरे नंबर की शिकायत थी। अब चलते हैं आगे। तीसरा प्रश्न क्या था? देखो, तीसरा प्रश्न क्या था? तीसरा था प्रतीति शब्द को कैसे पहचाने।
और इसमें उपसर्ग कौन सा है? देखो भाई ध्यान से समझना, प्रतीति जो है इसमें उपसर्ग की अगर मैं बात करूं तो उपसर्ग है इसमें प्रति, और अगर मैं इसमें मूल शब्द की बात करूं तो शब्द है इति, प्रतिधन इति। यहां तक ध्यान से समझ लिया। अब आप कहोगे कि अगर इसमें उपसर्ग प्रति है तो यहां तो ये प्रति दिखाई दे रहा है। हाँ, क्योंकि यहां पर देखो ई है, यहां पर ई है, ये दीर्घ संधि होकर के बड़ी ई हो गई, और इसलिए जो शब्द है वो बन गया प्रतीति। लेकिन मैं आपको, ये तो हो गई विद्वानों वाली बात। अब मुझे आप विद्वानों से अलग क्यों मानोगे? क्योंकि भैया मैं आपके सामने ऐसी चीज लेकर के आता हूं जिससे परीक्षा में आप बहुत जल्दी चीजों को पहचानने में सक्षम हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं। देखो कैसे, ध्यान से समझना। कहीं भी पूरे ब्रह्मांड में कोई सा भी शब्द मिल जा, और अगर उसमें प्रति उपसर्ग है तो प्रति उपसर्ग तीन रूपों में दिख सकता है। ध्यान से समझ लेना। अगर किसी शब्द के शुरुआत में प्रति दिख गया तो इसका मतलब उसमें प्रति उपसर्ग है। अगर किसी शब्द के शुरुआत में प्रति दिख गया तो उसमें प्रति उपसर्ग है। और अगर किसी शब्द के शुरुआत में प्रत्यय दिख गया, इस ये में कोई सा भी स्वर हो सकता है, प्रत्युपकार, प्रत्यर्पण, प्रत्युत्तर, कुछ भी शब्द हो सकता है, लेकिन होगा प्रत्यय। अगर ये तीन शब्द दिख गए तो आंख बंद करके, यानी अगर कल को आपके सामने शब्द आ गया कि प्रत्युत्पन्न, और इसमें पूछा कि कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें भी तो प्रति नहीं दिख रहा, लेकिन आपको कहां तक का हिस्सा दिख गया? प्रत्यय। प्रत्यय अर्थात इसमें कौन सा उपसर्ग हो गया? प्रति उपसर्ग, है ना। अभी आपके पास एक शब्द आ गया प्रतीति, बताओ कौन सा उपसर्ग हो गया? प्रति उपसर्ग। और अभी आपके सामने शब्द आ गया कि प्रतिदिन, तो भी कौन सा हो गया? प्रति उपसर्ग हो गया। यहां तक चीज समझ में आ गई? अर्थात प्रति उपसर्ग कितने रूपों में दिखाई दे सकता है? प्रति उपसर्ग आपको तीन रूपों में दिखाई दे सकता है, और वो तीन रूप कौन कौन से हैं? प्रति, प्रति, प्रत्यय। ये आपकी समस्या कंप्लीट हो गई होगी। अब चलते हैं आगे। देखो आगे चलेंगे, तीन हो गए, चौथे बिंदु पर चलते हैं। चौथा जो बिंदु है वो है तद्रूप शब्द को समझाइए। तद्रूप शब्द को समझाइए। देखो भाई, तद्रूप शब्द को समझो। पहले तो मैं आपको सामान्य रूप से बता देता हूं कि दो शब्द थे, पहला तो था तत्व और दूसरा था रूप। अब व्यंजन संधि का एक नियम है, व्यंजन संधि का एक नियम है। अब व्यंजन संधि का नियम क्या है? व्यंजन संधि का नियम है कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण अगर आ जाता है, जैसे क, च, ट, त, प, ध्यान से समझ लेना, बहुत गंभीर बात बता रहा हूं। व्यंजन संधि का एक नियम है कि यदि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आ जाता है और उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाता है, किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का, या कोई स्वर आ जाता है, या आ जाता है ह, य, र, ल, व, इनमें से कोई भी वर्ण, ठीक है। तो होगा क्या? बदलेगा कौन? क च ट त पे बदलेगा, किस में बदल जाएगा? स्वयं के तीसरे वर्ण में। किस में बदल जाएगा? स्वयं के तीसरे वर्ण में। यहां तक चीज समझ में आ गई? अब देखो, शब्द था अपने पास तत् धन रूप, पूर्व पद के अंत में तो मिल गया तय, उत्तर पद के प्रारंभ में मिल गया रू, अब तय के बाद यहां तो मिल गया त, और यहां मिल गया र,
ठीक है, रूप में शुरू में सामना तो ऐसे ही हुआ, बदलेगा कौन, तय, किस में बदल जाएगा, स्वयं के तीसरे में, तय का तीसरा क्या होता है, द, और शब्द बन जाएगा तद धन रूप, तद धन रूप। अब ये जब दय में रूप मिलेगा तो ये बन जाएगा ध्रुव, तद्रूप, इस प्रकार से शब्द बना है तद्रूप। तो तद्रूप का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है तत् धन रूप। यहां तक चीज समझ में आ गई, तत् धन रूप। लेकिन आगे इसमें समझने वाली बात क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये होता है द्रय, इसमें दो वर्ण शामिल है, हलंत दय शामिल है और रे शामिल है। और अगर आपने ऊ लगा दिया अर्थात इस रे में भी कौन सा वर्ण, सॉरी कौन सा स्वर मिल गया, ऊ का स्वर मिल गया। ये हो गई चीज। तो तद्रूप शब्द का जो संधि विच्छेद है वो क्या है, तत्धन रूप, और ये व्यंजन संधि का शब्द है। आगे चलते हैं। अगला जो शब्द मैंने लिया है वो लिया है सावधान। सावधान, सावधान शब्द के बारे में मुझसे पूछा गया था कि सावधान समझाओ भाई, सावधान क्या है। देखो सावधान क्या है, सावधान के अगर हम संधि विच्छेद करें तो मैं आपसे कहूंगा कि इसमें दो उपसर्ग हैं, स धन अव धन धान। ये शब्द तो बन गया अवधान संयोग से, और अवधान का मतलब होता है ध्यान। संस्कृत में अवधान का मतलब क्या होता है, ध्यान या फिर मनोयोग, दो अर्थ होते हैं संस्कृत, ध्यान या मनोयोग। अब इसके आगे हमने क्या जोड़ दिया, स। अब यहां पर स प्लस अवधान मिलकर के और शब्द हो जाएगा दीर्घ संधि के कारण सावधान। सधन अवधान मिलकर के क्या हो जाएगा, सावधान। अर्थात स का मतलब क्या होता है, स का मतलब होता है साथ, सावधान का अर्थ हो गया ध्यान के साथ, सावधान होकर चलो अर्थात ध्यान के साथ चलो, तब कहते हैं सधन अवधन धान सावधान। कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसमें दो तो उपसर्ग है। अगर मैं उपसर्गों की बात करूं तो उपसर्ग तो इस शब्द में दो हैं, से प्लस अव। और अगर मैं संधि की बात करूं तो इसमें संधि है दीर्घ। ठीक है, आगे बात, आगे शब्द समझ में सावधान। अब चलते हैं आगे अगले शब्दों की तरफ। अगला जो शब्द है वो है सम्मान। सम्मान में कौन सा उपसर्ग है, सम्मान, सम्मान। देखो सम्मान में पूछा है उपसर्ग, उपसर्ग, तो उपसर्ग है सम्मान में सम। उपसर्ग कौन सा है, सम। यहां तक चीज क्लियर हो गई। अब देखो एक नियम है, व्यंजन संधि का ही नियम है कि पूर्व पद के अंत में तो अगर मिल जाए म और उत्तर पद के प्रारंभ में मिल जाए 25 वर्ण, वो 25 वर्ण कौन से हो सकते हैं, क से लेकर म तक, यानी स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, यानी पांचों वर्गों के मिलाकर के 25 वर्ण होते हैं। अगर हलंत में के बाद 25 वर्णों में से कोई सा भी वर्ण मिल जाए तो बदलेगा कौन, मैं। किस में बदल जाएगा, अपने सामने वाले अक्षर के वर्ग का पांचवा वर्ण। देखो अगर आपको हलंत में मिल गया, हलंत में के बाद 25 वर्णों में से कोई सा भी वर्ण मिल गया तो आपको क्या करना है कि मैं को बदल देना है। किस में बदल देना है, अपने सामने वाले अक्षर का जो वर्ग है उसका पांचवा वर्ण। अब यहां पर मैंने आपके सामने क्या लिखा, यहां पर मैंने आपके सामने लिख दिया सम, यहां पर लिख दिया मान,
यहां तो मिल गया आपको म, और यहां भी मिल गया माँ। बदलेगा कौन? मैं। किसमें? अपने सामने वाले अक्षर का जो भी वर्ग है, पे वर्ग है, उसका पांचवा। उसका पांचवा क्या होता है? आधा में। तो आधा में आधे में ही बदल जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा? सम्मान। ये चीजें तब की हैं जब आपने संधि पढ़ रखी है, तो 2-2 मिनट का काम है। अगर आपने अब तक संधि नहीं पढ़ी तो चीज आपको कठिन लगेगी, आपको लगेगा कहाँ से क्या उठा करके बता दिया। ध्यान से समझ लेना। आगे चलते हैं। देखो अगला शब्द क्या पूछा गया था। अगला शब्द मुझसे पूछा गया था कि सन्नारी। सन्नारी, सन्नारी शब्द। देखो भाई, सन्नारी। सन्नारी शब्द में, सन्नारी शब्द में 3 नियम लगते हैं। वो 3 नियम कौन कौन से हैं? देखो, पहला नियम तो है कि सत धन नारी। कि अगर आपको पूर्व पद के अंत में तय मिल गया और उत्तर पद के प्रारंभ में च, ज, ड, न, ल, इन वर्णों में से कोई सा वर्ण मिल गया, तो आप जो ये तय हलंत वर्ण है, इसी को अपने सामने वाले अक्षर के अपने अक्षर के सामने वाले अक्षर के रूप में ले आओगे। यानी हलंत तय के बाद अगर आपके सामने इन 5 अक्षरों में से कोई सा भी वर्ण मिल गया तो आप तय को उसी में बदल दोगे। अब देखो, यहां तो मिल गया त और यहां मिल गया न, यानी तय के बाद मिल गया न। तय को आप किस में बदल दोगे? न में। तो ये बदल गया न में और शब्द बन गया सन्नारी। शब्द क्या बन गया भाई? सन्नारी। ठीक है, तो एक नियम तो हो गया व्यंजन संधि का इसमें ये। दूसरा नियम क्या है? देखो, अगर आपके पास मिल गया सत प्लस नारी शब्द, तो व्यंजन संधि का एक नियम है कि अगर हलंत तय हो और उसके बाद किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण हो, पांचवा वर्ण हो किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का, तो तय भी अपने पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। तो तय है, उसके बाद न है, तय वर्ग का पांचवा वर्ण मिल गया, तो तय भी अपने पांचवें में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा सन्नारी। ठीक है, एक नियम तो व्यंजन संधि का ये लग गया। एक नियम लग गया यही, एक नियम यही देखो, ये वाला लग गया। कैसे? मैंने आपके सामने लिख दिया तम और फिर लिख दिया नारी, हलंत में आ गया, उसके बाद आ गया ने। अगर आधे में के बाद जो भी वर्ण होता है आधा में बदलता है, किस में बदलता है? अपने सामने वाले अक्षर का पांचवा। अब ने कौन से वर्ग का है? तय वर्ग का। तय वर्ग का पांचवा कौन सा होता है? नहीं होता है, अर्थात मैं किस में बदल गया? ने में। और शब्द क्या बन जाएगा? सन्नारी। अर्थात ये 3 नियम लगते हैं भाई। सन्नारी शब्द में कितने नियम लगते हैं? 3 नियम लगते हैं। सत प्लस नारी, सत प्लस नारी, सम प्लस नारी। लेकिन आपको कौन सा मानना है? आपको मानना है ये। तो सन्नारी का जो संधि विच्छेद सही होगा वो होगा सत धन नारी। सत धन नारी। ठीक है, बिल्कुल दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं, अगले शब्द पर चलते हैं। अगले शब्द पर चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो भाई, अगला शब्द है वो है नख। नख। और नख में कौन सा उपसर्ग है? नख। और नग में उपसर्ग पूछा है। देखो भाई, ग तो यह है इसमें मूल शब्द।
मूल शब्द। गय का मतलब होता है गमन करना। गमन करने का मतलब होता है चलना। अब इसमें उपसर्ग लगा दिया मैंने न। ये न क्या है? उपसर्ग है। किसका उपसर्ग है? हिंदी का उपसर्ग है। अब शब्द बन गया नग। अब न का मतलब तो नहीं और गय का मतलब गमन करने वाला। और जो गमन नहीं करता तो गमन जो नहीं करता उसको या तो आप अचल कह सकते हो, क्योंकि अचल जो चलता नहीं है, गमन नहीं करता। और या फिर आप इसको कह सकते हो जो गमन नहीं करता। नहीं करता, इसके लिए एक शब्द आप लिख सकते हो, स्थिर। ठीक है। वैसे नग पर्वत को भी कहते हैं, अग भी पर्वत को कहते हैं। तो ये आपका सिस्टम हो गया। आपका प्रश्न था कि नग शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इसको समझाओ। मैंने आपको समझा दिया है। ग मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है गमन करना, चलना। और न का मतलब है नहीं, जो चलता नहीं है वो स्थिर हो गया। आगे अगला जो शब्द है वो है आपका आकाश और अधीन। आकाश, देखिए आकाश, इसमें उपसर्ग कौन सा है? इसमें कौन सा उपसर्ग है ये आपसे पूछा गया है। देखो भाई, ध्यान से समझना। काश, काश का मतलब तो होता है कार्य। और आप का एक अर्थ होता है स्वयं। तो जो स्वयं का कार्य होता है उसको आप काज कहते हैं। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, आप बीती। तो आप का मतलब तो स्वयं, और बीती का मतलब बीता हुआ। तो स्वयं पर जो बीता हुआ है उसको आप बीती कहते हैं। तो ठीक है, तो आप, इसमें जो उपसर्ग है वो उपसर्ग क्या है? आप है। तीसरा शब्द क्या है? तीसरा शब्द क्या है? तीसरा शब्द है अधीन। अधीन। अधीन शब्द में उपसर्ग क्या है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, अधि इसमें उपसर्ग है। संस्कृत का उपसर्ग है। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 होती है। महर्षि पाणिनि के अनुसार, महर्षि पाणिनि ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था अष्टाध्यायी। ठीक है भाई, इस तरीके से आगे चलते हैं। अगला आपका सवाल क्या है? आपका अगला सवाल है अपराध शब्द में उपसर्ग क्या है? अपराध में उपसर्ग क्या है? देखिए भाई, अपराध में जो उपसर्ग है वो अप उपसर्ग है। मूल शब्द बच गया रात। अब रात के दो अर्थ होते हैं भाई।
एक तो रात का अगर पर्सनल अर्थ देखोगे तो आप देखोगे कि वैशाख मास, वैशाख मास, ठीक है। और इसका जो दूसरा अर्थ आप देखोगे तो आप पाओगे धन या संपत्ति, इसको रात बोलते हैं। आगे चलो, अगला शब्द क्या है? अगला जो शब्द है वो है कि साहब दुशासन शब्द समझाओ, दुशासन, दुशासन, ठीक है। देखो भाई, दुशासन, दुशासन, दुशासन में उपसर्ग कौन सा है? दुशासन में उपसर्ग कौन सा है? देखो भाई, एक उपसर्ग होता है दुस, ये क्या होता है? उपसर्ग होता है। ये उपसर्ग है तो दुस, लेकिन किसी भी शब्द में जुड़ता है तो ये तीन रूप ले लेता है। पहला रूप तो ये दुस का ले लेता है, या फिर ये रूप ले लेता है दुष, या ये रूप ले लेता है दुस। ये तीन रूप ले लेता है। या तो दुस जो उपसर्ग है ये किसी भी शब्द में लगने पर तीन रूपों में से कोई सा भी रूप ले लेता है, या तो दुस ले लेता है, या दुष ले लेता है, या दुस ले लेता है। अब कब तो दुस लेता है, कब दुष लेता है, और कब दुस लेता है, ध्यान से समझना। अगर इसके बाद त या थ वर्ण आ जाए, दुस उपसर्ग के बाद कौन सा वर्ण आ जाए? त या थ, यस, यस, इन तीन वर्णों में से कोई सा भी वर्ण आ गया चाहे, कौन कौन सा है? अगर दुस है और दुस के बाद त, थ या स वर्ण आ गया, तब तो ये दुस कौन सा रूप ले लेगा? दुस का रूप ले लेगा। अगर इस दुस के बाद च, छ या श वर्ण आ जाए, तो ये कौन सा रूप ले लेगा? दुष का रूप ले लेगा। और ये दुस उपसर्ग है, अगर इसके बाद ट, ठ या से वर्ण आ जाए तो ये कौन सा रूप ले लेगा? दुस का। लेकिन अभी आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैं आपको क्या कर देता हूं, बता देता हूं, ध्यान से समझो। मैंने एक शब्द तो लिख दिया दुस धन तर, एक शब्द लिख दिया दुस धन चक्र, और एक मैंने लिख दिया दुस धन ट। बस, फिर क्या है? तो आप खुद देख लो। से के बाद तय आने पर ये तो बन जाएगा दुस्तर, दुस का रूप ले लिया। से के बाद च आने पर इसने रूप ले लिया दुष का, और शब्द बन जाएगा दुष्चक्र। और से के बाद ट आने पर इसने रूप ले लिया दुष का, और ये शब्द बन जाएगा दुष्ट। अर्थात समझने की बात यही कि दुष हो या दोष हो, किसी भी प्रकार का तीनों में से कैसा भी दोष हो, आपको उसका जो मूल उपसर्ग है वो क्या मानना है? दुष, क्योंकि होता क्या है? दुष होता है। ठीक है, चीज समझ में आ गई। अब दुष्ट शासन में आप मुझे बताओ क्या दिख रहा है? दुष्ट दिख रहा है, लेकिन मूल उपसर्ग तो क्या होता है? मूल उपसर्ग तो भैया दुष्ट ही होता है। ये तो उसका एक रूप है, लेकिन मूल उपसर्ग तो क्या है? दुष्ट है। चीज क्लियर हो गई यहां तक? अब देखो आगे चलते हैं, कुछ शब्द और बच गए। आपका एक सवाल था, आपका एक सवाल था, ये दूसरा सवाल था, और ये तीसरा सवाल था। पहला जो सवाल था वो था तद्धित शब्द को समझाइए, तद्धित शब्द को समझाइए। दूसरा जो सवाल था वो था कि नीरव, निरोग, नीरस और निरंध्र शब्द को समझाइए।
इनमें उपसर्ग बताइए। तद्धित में संधि बताइए। संधि का विच्छेद बताइए। और तीसरा जो था वो था अंतर और अंतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर और अंतर। अंतर और अंतर, इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। 3 चीज है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। तीनों को समझा देता हूं, देखिए तीनों को समझा देता हूं। तद्धित व्यंजन संधि का एक नियम है। व्यंजन संधि का एक नियम है। वो नियम क्या है? वो नियम है कि अगर आपको पूर्व पद के अंत में तय मिल गया और उत्तर पद के प्रारंभ में क्या मिल गया? है मिल गया। है में कोई सा भी स्वर हो सकता है, तो तय को तो बना दोगे द और है को बना दोगे ध। वहीं पर मुझे एक शब्द मिल गया तत् और दूसरा शब्द मिल गया हित। अब यहां तो मिला था मुझे त और यहां मिला था ही। इस तय को तो मैंने बना दिया द, ही को बना दिया धी और शब्द बन गया तद्धित। ठीक है भाई, इस तरीके से तो तद्धित तो ऐसे क्लियर हो गया। निरोग, इस देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझना। एक उपसर्ग होता है निरुपसर्ग। एक उपसर्ग कौन सा होता है? निर। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। मैं आपको उसी प्रकार से समझाऊंगा कि आपको दिक्कत आएगी ही नहीं, आप एक बार में ही समझ जाओगे। लेकिन समझने के बाद कमेंट्स के माध्यम से मुस्तकी आपकी बातें पहुंचाना जरूर, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। देखो निर, ये क्या है? उपसर्ग है। ये उपसर्ग है। इसके बाद अगर कोई र वर्ण आ गया, क्या आ गया? र वर्ण। निरुपसर्ग के बाद कोई भी र वर्ण आ जाता है तो क्या होता है? ध्यान से समझना कि ये रे का तो हो जाता है लोप। ये जो आपको रे दिख रहा है, इस रे का तो क्या हो जाता है? लोप हो गया। और ये जो नी है, ये हो जाता है, इसका हो जाता है दीर्घीकरण, बड़ी नी बन जाता है। दो परिवर्तन होते हैं। अगर निर उपसर्ग के बाद कोई भी अक्षर रे से या कोई भी शब्द रे से शुरू होता है तो दो परिवर्तन होते हैं निर उपसर्ग में, कि नी तो बन जाता है नी और रे का हो जाता है लोप। अब यहां पर मैंने क्या किया? मैंने शब्द लिख दिया निर और दूसरा शब्द के लिख दिया रोग। अब निर के बाद बताओ, रे वर्ण आ गया, होगा क्या? ये जो रे है इसका तो हो जाएगा लोप, ये जो नी है ये बन जाएगा नी, तो शब्द क्या बन जाएगा? नी और फिर रोग। इस तरीके से निरोग बना। ठीक है, निरोग कैसे बना? निर के बाद रोग शब्द आने पर क्या होगा कि नी के स्थान पर तो हो जाएगा बड़ा नी और रे का हो जाएगा लोप। उसी प्रकार से क्या, अगर मैंने शब्द लिख दिया निर्धन रस, तो ये जो नी है ये तो बन जाएगा बड़ा नी, ये रे का हो जाएगा लोप और शब्द बन जाएगा नीरस। उसी प्रकार से अगर निर के बाद रंध्र आ जाता है तो ये नी तो बन जाएगा बड़ा नी, ये रे का हो जाएगा लोप और शब्द बन जाएगा निरंध्र। अर्थात इसमें जो उपसर्ग है इन तीनों शब्दों में वो निर उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? निर उपसर्ग है। आगे चलते हैं। जब हम आगे चलेंगे तो अंतर और अंतर, इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है ये समझो। देखो ये तो है आधार है और ये है पूरा है। ठीक है, अब इन दोनों का मतलब क्या है? मैंने दो शब्द लिख दिए। मैंने एक शब्द तो लिखा अंतर
धन देशीय। ठीक है भाई। और दूसरा लिख दिया अंतर धन देशीय। एक का अर्थ तो क्या होगा, एक तो बनेगा अंतर और ये रे चल जाएगा इस दे के ऊपर रेफ के रूप में, और शब्द बन जाएगा अंतरदेशीय, शुद्ध है। और दूसरा शब्द बन जाएगा अंतर देशीय, संयोग होकर के। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी शुद्ध है, लेकिन इनके अर्थ में कहीं ना कहीं दिक्कत है, अंतर है। अंतर जो होता है इसका तो मतलब होता है अंदर। क्या होता है, अंदर, अर्थात एक ही देश के अंदर। तो अंतरदेशीय मामला है, अर्थात देश के अंदर का मामला है। लेकिन अंतरदेशीय अर्थात इस अंतर का मतलब है दो के बीच, दो के बीच, अर्थात दो देशों के बीच। दो देशों के बीच। आगे बात समझ में। अब दो चीजें हो गई, अंतरदेशीय यानी एक ही देश के मध्य, एक ही देश के अंदर, और अंतरदेश यानी दो देशों के बीच में। उसी प्रकार से आप यहां पर लिख सकते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप लिख सकते हो अंतरजातीय यानी एक ही जाति के अंदर, और यह है अंतरजातीय यानी दो अलग अलग जातियों के मध्य। इस तरीके से मित्रों आज हमने उपसर्ग से संबंधित इन चीजों को पढ़ा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको इसी में अगले टॉपिक की तरफ भी लेकर के चलने वाला हूं। उसमें से मैं कुछ शब्दों के बारे में आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि कहाँ कहाँ सामान्य रूप से उलझनें होती हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने सामान्य रूप से पढ़ा कि एक अभ्यर्थी की जो हर अभ्यर्थी की जो उलझन है, वो उलझन हिंदी में क्या क्या है। तो उपसर्ग के रूप में हमने पढ़ा उज्ज्वल, प्रोज्वल, प्रज्वल। इसके बाद हमने उत और उद का भ्रम देखा। उसके बाद हमने प्रतीति शब्द के बारे में विचार किया। उसके बाद हमने तद्रूप शब्द के बारे में विचार किया। उसके बाद हमने सावधान शब्द को ध्यान से पढ़ा, और सावधान शब्द को ध्यान से पढ़ने के बाद सावधान शब्द को हमने ध्यान से पढ़ा, और सावधान शब्द को ध्यान से पढ़ने के बाद फिर हमने सम्मान और सन्नारी शब्द के बारे में देखा। फिर हमने नग, आबकाश और अधीन शब्द के बारे में देखा। फिर हमने अपराध, दुष्शासन शब्द के बारे में देखा। फिर मैंने देखा तद्धित, नीरस, निरोग, निरंध्र, अंतर और अंतर, इन शब्दों के बारे में हमने देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए क्वालिटी एजुकेशन से, क्योंकि क्वालिटी है तो एजुकेशन में ही होनी चाहिए। होली का त्यौहार है, बहुत अच्छा त्यौहार है, और होली इस बात का संकेत है कि पुराने जो भी आपके जख्म है, पुराने जो भी आपकी समस्याएं हैं, या पुराने जो इस भी प्रकार की आपकी कोई दुश्मनी या नफरत भाव है, उसे आप खत्म करें, और खत्म करके जीवन में एक नए प्रेम के रंग को घोलें, जिससे जीवन और भी ज़्यादा सरल, सहज और आसान हो। जिंदगी जीने का सबसे बेहतर तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन को परोपकार भाव में लगाएं, जिससे ईश्वर भी आप पर प्रसन्न हो, समाज आप पर प्रसन्न हो, आपको स्वयं के मनुष्य होने पर गर्व हो, और आप स्वयं के मानव होने का परिचय देते रहें। एक नए प्रकरण को लेकर जिसका नाम है संधि। और संधि में सबसे पहले मैंने शुरुआत की है व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि की मैंने शुरुआत इसलिए की है क्योंकि स्वर संधि से व्यंजन तक आते आते हम बोर हो जाते हैं, और फिर व्यंजन से विसर्ग तक जाते जाते तो हम स्टॉप कर देते हैं। लेकिन नहीं, हमने शुरुआत व्यंजन से की है। मैं आधे घंटे के अंदर आपको जितने भी संधियों से संबंधित जो भी आपके नियम है, सभी नियमों को एक बार बता दूंगा। उससे आपका एक बार क्या रिवीजन हो जाएगा, और हर नियम से दो दो महत्वपूर्ण शब्द भी बता दूंगा। देखिए,
मैं बात करता हूँ व्यंजन संधि से। व्यंजन संधि से मैं बात करूंगा, तो आइए पहला नियम मैं आपको बता देता हूं। पहला नियम क्या है? पहला नियम है कि यदि आपको त मिल जाए और उत्तर पद में क्या मिल जाए, है। अगर आपको पूर्व पद के अंत में तय मिल गया और उत्तर पद के आरंभ में क्या मिल गया, है मिल गया, तो आप क्या करोगे? अगर आपको पूर्व पद के अंत में तय और उत्तर पद के प्रारंभ में है मिल गया, तो तय को तो बदल दोगे दय में, और है को बदल दोगे धय में। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर पूर्व पद के अंत में तय मिल गया और उत्तर पद के प्रारंभ में है मिल गया, तो तय को तो बदल दोगे दय में और है को बदल दोगे धय में। ठीक है, यहाँ तक चीज क्लियर होगी। अब इसके दो उदाहरण देखो। एक तो मैंने लिख दिया पत धन हति, और दूसरा उदाहरण मैंने लिख दिया मरुत धन हरिणी। ठीक है, दो उदाहरण मैंने लिख दिए, पत धन हति और मरुत धन हरिणी। अब समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है भैया कि देखो, यहां पर तो पत में से तो आपको मिल गया तय और इधर मिल गया है, इसके स्थान पर तो लगा दो आप दय, और इसके स्थान पर लगा दो धय, और शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा पद्धति। मरुत का तो मिल गया तय और हारिणी का मिल गया हा। ये जो तय है ये तो बदल गया दय में, और ये हा बदल गया धा में, और शब्द बन जाएगा मरुद हारिणी। ठीक है, ये दो शब्दों के माध्यम से हमने देख लिया। अब देखो व्यंजन संधि का दूसरा नियम क्या कहता है। व्यंजन संधि का दूसरा नियम कहता है कि आपको पूर्व पद के अंत में तो क्या मिल जाएगा, है। ओ सॉरी, पूर्व पद के अंत में तो आपको क्या मिल गया, त, और उत्तर पद के अंत में उत्तर पद के प्रारंभ में आपको मिल गया श। यानी प्लस के इधर तो मिल गया तय और प्लस के उधर मिल गया श। प्लस के इधर तो क्या मिल गया, तय, और प्लस के उधर क्या मिल गया, श। अब इस परिस्थिति में आप क्या करोगे? इस परिस्थिति में आप करोगे, तय को तो बना दोगे च और श को बना दोगे छ। श को क्या बना दोगे, छ। इस चीज का विशेष ध्यान आपको रखना है। तय को तो बना दोगे छ और श को बना दोगे छ। अब आगे चलते हैं। आगे चलते हुए हम क्या देखेंगे? आगे चलते हुए हम देखेंगे कि तय को त और श को छ बना दिया। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है भैया? यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि उदाहरण देख लेता हूं। तो एक उदाहरण मैंने इसका लिखा श्री मत शरणानंद। ठीक है, एक उदाहरण तो मैंने ये लिख दिया, और एक उदाहरण लिख दिया कि विद्युत धन श्रृंखल। अब देखो, अब ये कैसे बदलेंगे? ये बदलेंगे भैया, बहुत आसान है, बहुत आसान है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान है। बदलेंगे कैसे? बदलेंगे आपके यहाँ तो मिल गया तय और यहाँ मिल गया श। तय को तो बदल दो छ में, श को बदल दो छ में, तो शब्द बन जाएगा श्री मच शरणानंद। ठीक है, और इधर मिल गया विद्युत और इधर मिल गया श्रृंखल। तो विद्युत, विद्युत का तो तय और ये श्रृंखल का श्रृंग। ये तो बदल गया च में और ये श्रृंग बदल गया क्षिंग में, और शब्द बन गया विद्युत श्रृंखल। ये आपका दूसरा नियम हो गया। अब चलते हैं तीसरे नियम की तरफ। देखो तीसरा नियम क्या कहता है। तीसरा नियम आपका कहता है कि अगर पूर्व पद के अंत में तो आपको तय मिल जाएगा और उत्तर पद के प्रारंभ में डय भी मिल सकता है, टय मिल सकता है, च मिल सकता है, जय मिल सकता है, न मिल सकता है और ल मिल सकता है। डट च ज न ल, ये 6 प्रकार के अक्षर अगर मिल गए तो आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना। आपको अगर तय के बाद इन वर्णों में से कोई सा भी वर्ण मिल गया तो तय को इन्हीं वर्णों का रूप दे देना है। तय को इन्हीं वर्णों का रूप दे देना है। यानी अगर तय के बाद डय मिल गया तो तय को डय में बदल देना है, और टय मिल गया तो टय में बदल देना है, च मिल गया तो च में बदल देना है, ज मिल गया तो जय में बदल देना है, न बदल गया तो न में बदल देना है, और ल मिल गया तो ल में बदल देना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। तय के बाद इन 6 वर्णों में से कोई सा भी वर्ण आपको मिल जाएगा, आपको उसी प्रकार के वर्ण
का रूप दे देना है तय को। अब देखो मैं उदाहरण लिखता हूं। मैंने लिखा उत्धन डयन। मैंने लिखा उत्धन चारण। मैंने लिखा उत्धन ज्वल। और मैंने लिखा उत्धन नति। मैंने लिखा उत्धन लास। और मैंने लिखा यावत धन जीवन। यावत धन जीवन, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझने वाली बात क्या है भाई? ध्यान से समझने वाली बात यही है कि ये मिल गया तय और ये मिल गया डय। तय को बदल दोगे डय में और शब्द बन जाएगा उड्डयन। ये मिल गया त और ये मिल गया च, शब्द बन जाएगा उच्चारण। यहाँ पर भी उसी प्रकार से शब्द बन जाएगा उज्जवल, उसी नियम से। और यहाँ पर शब्द बन जाएगा उन्नति। उन्नति। यहाँ पर जो शब्द बनेगा वो बनेगा उल्लास। और यहाँ पर जो शब्द बनेगा वो बनेगा यावत, यावज जीवन। ठीक है। तो ये तीन नियम हमने देखे। पहला नियम जो था वो क्या था? तय के बाद है। दूसरा नियम था तय के बाद से। और तीसरा नियम था तय के बाद ड ट च न ल झ। अब इनको अपन क्या कर देते हैं? इनको लगा देते हैं इसके अंदर। ठीक है मित्रों, इसको कर देते हैं पेज को छोटा। ये कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दूं। ये देखो। अब आगे चलते हैं अगले नियम पर। देखो अगला नियम क्या है? ये जो नियम था, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब आ जाओ चौथे पर। चौथा क्या कहता है? बहुत आसान नियम है। चौथा क्या कहता है, ध्यान से समझना। चौथा कहेगा आपका कि आपको क्या मिल जाएगा? या तो मिल जाएगा परी, या उपसर्ग मिल जाएगा सम। या तो आपको परि उपसर्ग मिल गया, या कौन सा उपसर्ग मिल गया? सम उपसर्ग मिल गया। अब इसके बाद कृ धातु से बने हुए 5 शब्दों में से कोई सा भी शब्द मिल जाएगा। या तो आपको कृत मिल जाएगा, या आपको कृति मिल जाएगा, या आपको कार मिल जाएगा, या कारक मिल जाएगा, या करण मिल जाएगा। मान लो आपको परि या सम उपसर्ग के बाद कृत, कृति, कार, कारक, करण ये मिल जाए। कौन कौन से मिल जाए? परि या सम उपसर्ग के बाद कृत, कृति, कार, कारक, करण। तो आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना, कहीं नहीं भटकना। बहुत आसान तरीका है कि देखो, परि के बाद जब आप इनमें से कोई सा भी शब्द मिलता है तो परि और इन शब्द के मध्य में हलंत षटकोण आ जाएगा। और अगर सम के बाद इनमें से कोई सा भी शब्द मिलता है तो सम और इनके बीच में हलंत से आ जाएगा। और ये जो सम है ये इसका आधा में अनुस्वार का रूप ले लेगा। तो अगर परि के बाद कृत, कृति, कार, कारक, करण आता है तो परि और इन 5 शब्दों के बीच में हलंत षटकोण आ जाएगा, षटकोण वाला से आ जाएगा। और यानी मूर्धन्य से आ जाएगा। और सम उपसर्ग के बाद अगर इन 5 शब्दों से कोई सा भी शब्द मिलता है तो सम का तो जो मैं है वो हलंत अनुसार का रूप ले लेगा। और सम और इन 5 शब्दों के बीच में से हलंत आ जाएगा। यहाँ तक आपने चीज को समझ लिया। अब देखो ध्यान से समझना। अब इसके उदाहरण देखो। तो इसके उदाहरण क्या क्या बन सकते हैं? देखो भाई, परि से बनाओ, क्या क्या बन जाएगा? परिष्कृत, परिष्कृत, परिष्कृति, परिष्कार, परिष्कारक, परिष्करण। ठीक है। और इधर बन जाएगा संस्कृत, संस्कृति, संस्कार,
संस्कारक, संस्करण। अब आगे चलते हैं, देखो अगला नियम क्या कहता है। अगला नियम देखेंगे भैया, अगला नियम क्या कहता है। नियम संख्या है 5। नियम संख्या कहता है कि कहीं भी आपको क्या मिल गया, न मिल गया, कहीं भी आपको क्या मिल गया, न, और न से पहले या तो आपको री मिल जाए या रे मिल जाए या स मिल जाए। इन 3 वर्णों में से कोई सा भी वर्ण मिल जाए, कौन सा, री र स, इनमें से कोई सा भी वर्ण मिल गया और उसके बाद अगर मिल गया न, तो न बदल लेगा, किस में बदल जाएगा, न में। ध्यान से समझना, न से पहले कहीं भी री र स अगर मिल जाते हैं तो न किस में बदल जाएगा, ण में बदल जाएगा। देखो कैसे, मैंने एक शब्द लिखा शूर्प और दूसरा शब्द लिख दिया नखा, ये मिल गया आपको न। इस न से पहले कहीं भी री रे से है क्या, है कि ये मिल गया, रे मिल गया, इस कारण से न किस में बदल जाएगा, ण में, और शब्द क्या बन जाएगा, शूर्पणखा। अरे शब्द क्या बन जाएगा, शूर्पणखा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, शब्द क्या बन गया, शूर्पणखा। अब अगले नियम की तरफ चलते हैं। अगला नियम क्या है भाई, अगला जो आपका नियम है वो कहता है कि अगर आपको कोई भी स्वर मिल जाए, क्या मिल जाए, स्वर, वो स्वर 2 रूपों में हो सकता है, या तो मात्रा रूप में, या तो मात्रा रूप में, या स्वतंत्र। और उसके बाद कोई भी वर्ण मिल जाए, जैसे 6 वर्ण, कौन सा वर्ण मिल गया, 6 वर्ण। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, कोई भी आपको वर्ण मिल गया, कोई भी स्वर मिल गया, स्वर या तो मात्रा रूप में मिल सकता है या स्वतंत्र रूप में मिल सकता है, और उसके बाद आपको क्या मिल गया, कोई भी वर्ण मिल गया, तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। अब आपको क्या करना है, स्वर के बाद 6 वर्ण आने पर आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान प्रक्रिया है कि मध्य में, दोनों के मध्य में हलंत च लगा देना है। दोनों के मध्य में क्या लगा देना है, हलंत च। देखो उदाहरण, देखो उदाहरण है आपका, मैंने लिखा अनु और इधर लिख दिया छेद। देखो इधर अनु में तो है ऊ का स्वर, इधर आ गया 6 वर्ण, मध्य में क्या आ जाएगा, मध्य में आ जाएगा हलंत च, और शब्द बन जाएगा अनुच्छेद। शब्द क्या बन जाएगा, अनुच्छेद। इस तरीके का, या इस तरीके से आप देखोगे। तो मित्रों यहाँ पर मैंने इस कक्षा में केवल मैं यहीं तक ही बात करूंगा कि मैंने आपको कुछ तो उपसर्ग के बारे में बताया, और उपसर्ग के साथ साथ मैंने व्यंजन के 5 नियम भी आपको बताए। अगली कक्षा में हम व्यंजन के बाकी के नियमों के बारे में बात करेंगे।